poetry is a literary form of expression. It manifests itself in three principal modes: lyrical poetry, narrative poetry, and dramatic poetry. Its definition goes back to Aristotle. कविता है वो एक लिटरेरी एक्सप्रेशन है और इसको तीन तरह के प्रिंसिपल मोड्स में बांटा गया है। पहला, जैसे मैंने कहा, लिरिक पोइट्री, दूसरा नैरेटिव पोइट्री और तीसरा ड्रामेटिक पोइट्री। और इन सब चीज़ों का जिक्र जहां मिलता है वो एक किताब है जिसका नाम है पोएटिक्स। पोएटिक्स इसे लिखने वाले थे एरिस्टोटल। एरिस्टोटल या कहें अरस्तु, वो पोइट्री की अलग अलग विधाओं की बात करते हैं। आज अपने हिस्से जो चीज़ है वो है सोनेट। ये आज इस पे अपन बात करेंगे, ये आपकी परीक्षा के भी हिस्से आई है। सोनेट है वो भी एक कविता है और वो कविता किसी ब्रॉड कैटेगरी का हिस्सा है। जैसे एक यूनिवर्स है, उस यूनिवर्स का हिस्सा कहीं ना कहीं हम हैं, वैसे ही सोनेट भी किसी एक दूसरी कैटेगरी का हिस्सा है। उस कैटेगरी का नाम है लिरिक। दिस कैटेगरी इज कॉल्ड लिरिक। अब लिरिक है क्या, थोड़ा सा इसके बारे में जानकारी रखेंगे। आज की क्लास में हम 2-5 चीजें करते करते सोनेट के ऊपर बढ़ेंगे। पहली चीज तो है, पहला जो अपन जवाब खोजने की कोशिश करेंगे वो व्हाट से निकलेगा, वो होगा व्हाट इज लिरिक। दूसरा जो अपन ढूंढने की कोशिश करेंगे, व्हाई। लिरिक का एग्जिस्टेंस में लिरिक पोइट्री कब आई और ये प्रोमिनेंस में कब अपन को दिख रही है। तो एग्जिस्टेंस और इसका प्रोमिनेंस, अपन दोनों चीजों की बात करेंगे, तो इसका आंसर हमें वाई से ढूंढा जाएगा। तो सबसे पहले अपन धीरे धीरे बढ़ते हैं, व्हाट की तरफ जाते हैं, व्हाट इज लिरिक पोइट्री, और उसके बाद वाई वाले क्वेश्चन को ढूंढेंगे और फिर धीरे धीरे सोनेट की डेफिनेशन, उसके फीचर, इन सबको पढ़ते हैं। सो नाउ वील प्रोसीड अहेड। हमारा जो यहां एक हेडिंग लिखा है, एंड इट इज कॉल्ड लिरिक पोएट्री। लिरिक पोएट्री को बहुत से दूसरे नामों से भी जाना जाता है। हम जो अपनी जो प्राइमरी जबानें हैं उनमें बात करते हैं तो लिरिक पोएट्री को हिंदी में कहा गया है गीति काव्य। इसे उर्दू के अंदर अपन गजल और नज्म में देखने को मिलता है। इस तरह की पोएट्री जो एक तरन्नुम में होती है, जिसमें कहीं ना कहीं म्यूजिक देखने को मिलता है। अब सवाल यह है कि ये लिरिक पोइट्री एग्जिस्टेंस में कब दिखती है अपन को। लिरिक पोइट्री का एग्जिस्टेंस तो ग्रेको रोमन पीरियड में अपन को दिखता है। ग्रेको रोमन पीरियड में प्रोमिनेंस इसका अपन को रेनेसॉ और एलिजाबेथन में एज में, अपन ब्रिटिश लिटरेचर की खास बात करें तब दिखता है। अब सोच के देखिए, ग्रेको रोमन पीरियड में अपन एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जो खेतीहर मजदूर किसान लोग थे वो खेती का काम करने के साथ साथ कुछ गुनगुनाया करते थे, वो गीत होते थे, और वही गीत आगे जाके स्कॉलरली जबान में उन्हें गीति काव्य की डेफिनेशन दे दी गई है। ये ग्रेको रोमन में भी था। ये अपनी जिंदगी में अपन नजर दौड़ाएं, हम सब जो भी लोग फार्मर कम्युनिटी से आते हैं या जो भी लोग जहां से मजदूर क्लास जो भी हैं, वो देख सकते हैं इस बात को कि कैसे उनके पुरखे हैं वो कुछ गुनगुनाया करते थे, वो गीति काव्य का ही हिस्सा है। अब लिटरेचर इनके बारे में क्या बात करता है, टेक्स्ट इनके बारे में क्या बात करती है, उसके ऊपर थोड़ी सी चीज देखते हैं। गीति काव्य का हिस्सा हिंदी में भी अपन को देखने को मिलता है। जैसे जयदेव का गीत गोविंद, सुभद्रा कुमारी चौहान, हरिवंश राय बच्चन, ये सारे गीति काव्य के ही हिस्से रहे हैं। अंग्रेजी के अंदर, ब्रिटिश लिटरेचर में खासकर बात करें तो प्रोमिनेंस इसका जो नजर आएगा वो आपको रेनेसॉ में आएगा, एलिजाबेथन एज में आएगा। और हम जो पढ़ रहे हैं वो इंग्लिश लिटरेचर, खासकर उसी पे फोकस है हमारा, लिटरेरी फॉर्म है एक। तो अब ये देखते हैं कि ये एलिजाबेथन एज और रेनेसॉ में प्रोमिनेंट ये इस टाइप की पोइट्री, लिरिकल पोइट्री क्यों बन रही है। तो इसके लिए अपन आगे बढ़ते हैं। Why this poetry became prominent during the age of Renaissance or during the period of Elizabethan?
रेनेसॉ, इसको मैंने लिखा है पुनर्जागरण, या इसको दूसरी भाषा में कह सकते हैं, इसी को पलट के अपन दूसरे शब्द में रीबर्थ। यूरोप एक बहुत बड़ा सिविलाइजेशन था यूरोप में, जिसे रोमन सिविलाइजेशन अपन कहते हैं। रोमन सिविलाइजेशन ड्यूरिंग द मिड ऑफ 15th सेंचुरी कहीं ना कहीं कोलैप्स हो रहा है, और कोलैप्स करने की वजह थी बाइजेंटाइन एम्पायर है वो टोटली शटर हो गया। वजह थी ऑटोमन टर्क्स वहां स्थापित हो रहे हैं। ऑटोमन टर्क्स ईस्टर्न यूरोप में अपने आप को एस्टेब्लिश कर रहे हैं। इस वजह से जो ईस्ट के स्कॉलर थे यूरोप के, वो कहां जा रहे हैं? वेस्ट की तरफ दौड़ रहे हैं। और वेस्ट में जाके एक शहर है इटली। इटली में रोम, वेनिस, इन जगहों पे जाके एक आंसर खोजने की कोशिश करते हैं कि वाई आर सिविलाइजेशन कोलैप्स्ड, क्या दिक्कतें आई हमारे सिविलाइजेशन के बाद, ये कोलैप्स क्यों हुआ? और उनको जवाब मिलता है, समवेयर वी लैक द आइडिया ऑफ इंडिविजुअलिटी, समवेयर वी लैक द आइडिया ऑफ ह्यूमैनिटी। आदमी, इंसान, मैन का जिक्र नहीं है, उसकी फीलिंग्स का जिक्र नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये चीज दिखती है कि इंसान के पास उसकी जो फीलिंग है उनको इंपॉर्टेंस देने की जरूरत पड़ी है रेनेसॉ पीरियड में। अगर इंसान इंपॉर्टेंट है तो वो पोइट्री में भी अब इंपॉर्टेंट होगा। रेनेसॉ के पहले की कविताओं में क्या दिखता था? वहां अगर कोई इंसान प्रेम भी कर रहा है, इफ ही इज इन लव, तो वो अपना लव खुदा से दिखा रहा है, भगवान से दिखा रहा है। अगर कोई इंसान किसी से दुख भी अपना दिखा रहा है, ग्रीफ भी प्रेजेंट शो कर रहा है, तो वो भगवान को ही दिखा रहा है राइटिंग फॉर्म में। मगर रेनेसॉ एक अप्रोच देता है कि दो इंसान भी आपस में प्रेम कर सकते हैं, और दो इंसानों का प्रेम ही ईश्वर या खुदा से प्रेम है, जिसे कहते हैं इश्क मिजाजी, इश्क हकीकी। आप अगर इंसान से प्रेम कर रहे हैं, वो खुदा का प्रेम है। तो ये इंडिविजुअलिटी रेनेसॉ में दिखती है, और इसी की वजह से लिरिक पोइट्री एग्जिस्टेंस में आ रही है। इसको थोड़ा सा देखते हैं, लिरिक पोइट्री के हिस्से कौन कौन सी पोइट्री की फॉर्म अपन को दिख रही हैं, उसके बाद उसके फीचर देखते हैं, फिर सोनेट की तरफ आते हैं। लिरिक पोइट्री में आपको दिख रहा होगा, पहला नाम है ओड, दूसरा नाम है एलिजी, तीसरा है सोनेट, चौथा है एप्थेल्मियन, पांचवा हिम, छठा ओबेड, सातवां ड्रामेटिक मोनोलॉग, और आठवां सॉन्ग भी इसी का हिस्सा है। अब मैंने जैसा लिखा है कि यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ पर्सनल फीलिंग बिफोर रेनेसॉ, ब्रिटिश लिटरेचर में पर्सनल फीलिंग का यूनिवर्सलाइजेशन नहीं था। पर्सनल फीलिंग की बात करने वाले लोग नहीं थे। वो एक पर्सनल फीलिंग भी है तो वो भगवान से जोड़ के ही देखी जा रही थी। अब क्या हो रहा है? अब दो इंसानों की बात है। इसी वजह से लिरिक आ रही है, क्योंकि लिरिक शॉर्ट है, लिरिक इमोशंस की बात करती है, लिरिक इंडिविजुअल की बात करती है, और यही लिरिक पोइट्री के कुछ एक फीचर्स हैं। अब जैसे मैंने आगे लिखा है, कुछ एक ट्रेट्स हैं लिरिक पोइट्री के बारे में, एंड द फर्स्ट वन इज सब्जेक्टिविटी, व्यक्तिगत अप्रोच। सब्जेक्टिव मींस इंडिविजुअलिटी। सेकंड, इमोशनल इंटेंसिटी, एक इंसान के भाव क्या है, इमोशंस, कितने भी इंटेंस इमोशन है उसको वो कैसे प्रेजेंट कर रहा है, वो बात लिरिक में है। म्यूजिकल क्वालिटी, लिरिक के पास म्यूजिकल क्वालिटी भी है। म्यूजिकल क्वालिटी कैसे है? देखिए, दो शब्द हैं, गीत और गाना। इनको अपन ऐसे समझ सकते हैं, हम फिल्में देखते हैं, गाने देखते भी हैं, सुनते भी हैं। कोई गीतकार गाने लिखता है, वो गीत लिखता है। गीत लिखता है, जैसे एक गीत, कोई भी मैं एक एग्जांपल दूं, जैसे खुसरो ने कहा, खुसरो दरिया प्रेम का उल्टी वा की धार, जो उतरा सो डूब गया, जो डूबा सो पार। तो धार और पार के अंदर एक राइम दिख रही है, एक लय है, एक ताल है। तो इससे क्या पता चलता है? संगीतमक है, संगीतात्मकता इसमें कहीं, म्यूजिकल क्वालिटी इसमें कहीं ना कहीं है। जब इसी गीत को किसी धुन के साथ कंपोज कर दिया जाता है तो ये गाना बन जाता है। लिरिक में मैंने जैसे दो लाइनें बोली, बिना धुन के जोड़े भी उसमें कहीं ना कहीं लय है, ताल है। तो इस तरह की लिरिक हुआ करती है।
चौथा और आखिरी जो पॉइंट है वो है ब्रीविटी एंड यूनिटी। लिरिक के पास कंसाइज चीज है, लिरिक के पास एक आपस में गुथी हुई मिली हुई चीजें हैं, यूनिटी है वहां। ये यूनिटी इसलिए है, जब इंसान, सोच के देखिए, अगर आप अपनी पर्सनल फीलिंग का इजहार किसी से करते हैं तो क्या कोई एपिक लिख के करते हैं? आप अपनी पर्सनल फीलिंग का इजहार छोटे, कंसाइज, एक सलीके से, कायदे से, एक तरीके से करते हैं और वो बात खूबसूरत भी लगती है। तो पर्सनल फीलिंग बताने के लिए लिरिक एग्जिस्टेंस में आ रही है और उसी का हिस्सा सोनेट भी है। आप एलिजी, ओड, इनको भी उठा के देखेंगे, एलिजी के साथ भी ऐसा ही देखने को मिल रहा है। ये सोनेट ये फॉर्म है, ये एलिजाबेथन एज में बहुत प्रोमिनेंटली अपन को नजर आ रही है, रेनेसॉन्स में प्रोमिनेंटली नजर आ रही है। इसके बताने का कारण था कि ब्रिटिश लिटरेचर में कब ये चीज दिखती है, तो एक बार किसी चीज का वाई क्यों है उसको ढूंढ लिया जाना बेहतर बात होती है। अगला नाम, अगली ये डेफिनेशन, उन्हीं जो अपन ट्रेड्स पढ़े थे उन्हीं के ऊपर ये डेफिनेशन है। ए लिरिक इज ए शॉर्ट, लिरिक एक छोटी सब्जेक्टिव पोएटिक कंपोजिशन है, व्यक्तिगत बातें करने वाली एक छोटी कंपोजिशन होती है। कन्वेज इंटेंस इमोशंस, ये बहुत ही गहरे गहन विचारों को कन्वे करती है। इन ए म्यूजिकल लैंग्वेज एंड प्रिजर्व्स यूनिटी ऑफ थॉट, एक म्यूजिकल संगीत के रूप में आपको एक थॉट है वो बंधा हुआ आपको पेश करती है, वो लिरिक है। यही आपको ऐसा कुछ सोनेट में भी देखने को मिलेगा। आगे बढ़ते हैं, डेफिनेशन यहां अपने पास है। ये डेफिनेशन एम.एच. अब्राहम नाम की जो किताब है वहां लिखी हुई है और वहां से मैं लिख के लाया हूं, वहां से आप पढ़ सकते हैं इसको। ए लिरिक पोएम, सोनेट इज ए लिरिक पोएम कंसिस्टिंग ऑफ ए सिंगल स्टेंजा। सोनेट एक लिरिक पोएम है जो एक स्टेंजा से मिलके बनी है, ऑफ आयम्बिक पेंटामीटर, इसका जो मीटर है वो आयम्बिक पेंटामीटर है, लिंक्ड बाय एन इंट्रिकेट राइम स्कीम, और इसकी राइम स्कीम है वो बहुत इंट्रिकेट है। इंट्रिकेट मतलब मिली हुई, गुथी हुई। यहां एक चीज और ऐड कर सकते हैं आप, ए लिरिक पोएम कंसिस्टिंग ऑफ 14 लाइन्स। 14 लाइन तो हैं सोनेट में, मगर अकेली 14 लाइन नहीं है, इनके साथ ये 2-3 नाम और हैं, उनके साथ ही 14 लाइन है। अब यहां जो 2-3 नाम अपन को दिखे हैं उनको एक एक करके समझते हैं, तभी अपन को डेफिनेशन है ढंग से समझ आएगी। सबसे पहला मैंने नाम लिखा है सिंगल स्टेंजा। स्टेंजा को अपन स्टेव भी बोलते हैं, इसको बंद भी बोलते हैं, इसको पद्य भी बोलते हैं। अब सवाल ये आता है, सोनेट के अंदर सिंगल स्टेंजा क्यों होता है? ये इसका जवाब अपन ढूंढते हैं और पहले सोनेट की डेफिनेशन, स्टेंजा की डेफिनेशन देखते हैं और फिर सिंगल स्टेंजा क्यों है इसके ऊपर थोड़ी सी चर्चा करते हैं। स्टेंजा क्या है, स्टेंजा की डेफिनेशन देखते हैं, फिर वो जो मैंने सवाल बताए उनका जवाब ढूंढते हैं। Stanza is a group of lines, a poem arranged together as a unit, separated from other such groups by space. Stanza कविता की लाइनें हैं जो अरेंज की गई हैं एक साथ एज ए यूनिट, और उन यूनिट को जब अलग अलग दिखाया जाता है तो उनके बीच में एक स्पेस दिया जाता है। ये किताब की एक तरह से डेफिनेशन है स्टेंजा के बारे में। स्टेंजा कई तरीके के होते हैं, 2 लाइन का कपलेट होता है, 3 लाइन का टर्सेट होता है, 4 लाइन का क्वाट्रेन होता है, 5 लाइन का क्विंटेन होता है, 6 का सेस्टेट है, 7 का राइमा रॉयल है, 8 का ओटावा राइम है और 9 का स्पेंसेरियन स्टेंजा है। इस तरह के इतने स्टेंजा होते हैं, मगर अपना सवाल अभी भी अधूरा है। सवाल ये है कि सोनेट में सिंगल स्टेंजा क्यों होता है? इसके 2 जवाब हैं, उन दोनों जवाबों को अपन अब तलाशते हैं, खोजते हैं। पहला जवाब तो ये है, सोनेट के पास, Why does a sonnet use a single stanza? सोनेट के पास एक सिंगल थॉट है, सिंगल थॉट है इसके पास, तो ये सिंगल स्टेंजा हुआ। अब कैसे हुआ? अब आप कहेंगे कैसे है सिंगल थॉट? जैसे अपन 2 सोनेट के एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। एक अपने सिलेबस में है मिल्टन का सोनेट,
ऑन हिज ब्लाइंडनेस मिल्टन का सोनेट है। अब ऑन हिज ब्लाइंडनेस अपन पढ़ते हैं, उसके ऑक्टेव और सेस्टेट को, इनके आगे अपन ये क्या होते हैं बात करेंगे सोनेट पढ़ते वक्त। ऑक्टेव और सेस्टेट को देखें तो सोनेट में क्या नजर आता है। मिल्टन बात करते हैं अपनी ब्लाइंडनेस की, अपनी फिजिकल एलिमेंट की, एंड ही इज वेरी मच कंसर्न्ड अबाउट हिज फिजिकल एलिमेंट, और वो सोच रहे हैं कि मैं आगे कुछ क्रिएटिविटी का काम कैसे करूंगा। तो पूरा एक सिंगल थॉट ब्लाइंडनेस के ऊपर है। और सेस्टेट में क्या कहते हैं, और सेस्टेव में ये कहते हैं कि मुझे फेथ है, मुझ में पेशेंस है और भगवान मेरे साथ है, तो ब्लाइंडनेस वगैरह ये चीजें ज्यादा मैटर करती नहीं है। अब आपको नजर आया होगा यहां थॉट तो एक था, मगर पोएट है उसका मूड, जो सोनेटियर है उसका मूड है बदला है। तो थॉट एक रहता है, मूड बदल सकता है। मूड कैसे बदलता है, पहले भी जो भी सोनेटियर होता है, सोनेट लिखने वाला है, वो एक आर्गुमेंट एस्टेब्लिश करता है, प्रॉब्लम जिसे कहा गया है, सिचुएशन या इंसिडेंट, इन नामों से भी इसे जाना गया है। आर्गुमेंट एस्टेब्लिश करने के बाद अगली कड़ी में जो सेस्टेट है उसमें वो रेजोल्यूशन दिखाता है। रेजोल्यूशन कैसे दिखाता है, जैसे मैंने कहा मिल्टन ब्लाइंडनेस की पहले बात करते हैं, फिर कहते हैं कोई समस्या नहीं है इस ब्लाइंडनेस से, भगवान मेरे साथ है। तो ये किस तरह की बात हुई, थॉट एक है, मूड दो है। इसे दूसरे एग्जाम्पल से भी अपन समझ सकते हैं। दूसरा एग्जाम्पल विलियम शेक्सपियर का है। शेक्सपियर ने एक सोनेट लिखा, शैल आई कंपेयर दी टू ए समर्स डे। सोनेट नंबर 18 है ये शेक्सपियर का। शेक्सपियर पूछते हैं अपनी बिलवड से, अपनी मनकुआ से, कि क्या मैं आपको समर से वो कंपेयर करूं, वो सीजन से उसकी खूबसूरती को कंपेयर कर रहे हैं पूरे सोनेट में। मगर शेक्सपियरियन सोनेट में, इंग्लिश सोनेट में अपन ये देखते हैं, जो लास्ट दो लाइन है, 12th लाइन के बाद 13th और 14th लाइन, वहां शेक्सपियर एक एपिग्रामेटिक टर्न दिखाते हैं, एक विटी स्टेटमेंट देते हैं। पूरी पोएम में वो तारीफ कर रहे हैं पूरे सोनेट में, लास्ट दो लाइन में एपिग्रामेटिक टर्न ये है, वो एक कहते हैं, यू आर ब्यूटीफुल बिकॉज ऑफ मी, बिकॉज ऑफ माई आईज, आई एम सीइंग यू, मैं देख रहा हूं तुम्हें, मेरे देखने की वजह से ही आप खूबसूरत हैं, मेरी कविताओं की वजह से ही आप खूबसूरत हैं। तो ये क्या हुआ, एक तरह से पूरा जो अपने बिलवड की तारीफ थी उसको एपिग्रामेटिक टर्न के साथ क्या दिखाया कि आप खूबसूरत हैं क्योंकि मैं आपके बारे में लिख पा रहा हूं। तो इस तरह से देखा जा सकता है, थॉट एक है, मूड बदलता है। तो क्या हुआ, स्टेंजा भी, थॉट एक है तो स्टेंजा भी एक उसी थॉट को लेके चल रहा है। अगर वो बार बार थॉट बदलेगा तो यूनिटी खत्म होगी, ब्रीविटी खत्म होगी, और ये लिरिक पोइट्री, सोनेट उसका हिस्सा है। लिरिक पोइट्री की खास बात ब्रीविटी और यूनिटी ही है। तो पहला एक जवाब मिला, सिंगल थॉट है। अब दूसरा जवाब ढूंढते हैं सोनेट का कि ये सिंगल स्टेंजा कैसे है। ये अपन राइम स्कीम से या राइम से समझने की थोड़ी कोशिश करते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगली कड़ी में हम यहां राइम की बात करेंगे। राइम क्या है? टेक्निकल शब्दों में राइम दो चीजों से मिलकर बनती है। राइम, इस राइम को हिंदी में या अपन बोलचाल की भाषा में तुक बोलते हैं, और पर्शियन और उर्दू के हिसाब से इसे काफिया कहा जाता है। काफिया, तुक या काफिया। अब ये तुक या काफिया क्या है? मैंने कहा इंग्लिश में राइम किस हिसाब से बनती है। एक तो आपका न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस, एक आपका कोडा। कोडा का मतलब है कॉन्सोनेंट, और न्यूक्लियस का मतलब है वाल साउंड, आपके स्वर की ध्वनि और आपके व्यंजन की ध्वनि। राइम स्वर और व्यंजन जो ध्वनियां हैं उन दोनों से मिलके बनता है। स्वर तो होगा ही होगा, व्यंजन चाहे हो या ना हो। ये राइम की खास बात है। राइम हमेशा वर्टिकल देखी जाती है, सीधी लाइन में देखी जाती है, वर्टिकल। जो लास्ट के एंडिंग, लास्ट की लाइन है उसके जो एंडिंग एंड राइम है, जो लास्ट के जो वर्ड दिख रहे हैं उनमें राइम ढूंढी जाती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने यहाँ एक एक स्टेंजा लिया है कीट्स की पोयम से, ला बेलडेम सेंस मर्सी। ये बैलेड है एक,
जिसका ट्रांसलेशन है ए ब्यूटीफुल वुमन विदाउट मर्सी, उसकी कुछ लाइनें हैं, उसमें अपन राइम का जिक्र एक बार देखते हैं। पहला जो फर्स्ट लाइन है उसका लास्ट वर्ड है मीड्स, दूसरी लाइन का लास्ट वर्ड है चाइल्ड, तीसरी का लास्ट है लाइट, चौथी का लास्ट है वाइल्ड। अब यहां तुक देखते हैं, काफिया देखते हैं, शब्दों के जो ध्वनियां हैं वो क्या कहां कहां मिलती नजर आ रही है। एग्जाम्पल, मीड्स में एक अपन को ई नाम से स्वर दिख रहा है और लास्ट में डे नाम से व्यंजन दिख रहा है। चाइल्ड में अपन को आई नाम से डिप्थोंग नजर आ रहा है, मैंने हिंदी में लिखा है, और डे नाम से क्या लिख रहा है, व्यंजन कॉन्सोनेंट दिख रहा है। लाइट में आई नाम से ध्वनि अपन को डिप्थोंग है और ट नाम से जो ध्वनि है वो अपन को क्या नजर आ रही है, व्यंजन है। वाइल्ड में आई नाम से अगेन एक ध्वनि है, वो डिप्थोंग है, वाल का ही हिस्सा है डिप्थोंग, और ड नाम की ध्वनि है वो क्या है, व्यंजन है। अब देखिए राइम कहां कहां दिखती है। वाइल्ड एंड चाइल्ड का साउंड सेम नजर आ रहा है, तो ये क्या बन रही है, एक राइम बनती हुई नजर आ रही है, ये एक तुक बन रहा है कविता में। इसी चीज को अपन थोड़ा, और यहां ये भी देख सकते हैं, राइम जहां जहां दिखी है वहां स्वर और व्यंजन दोनों नजर आ रहे हैं अपन को। तो राइम बिना स्वर और व्यंजन के नहीं है, व्यंजन हो या ना हो स्वर तो होगा ही होगा। वैसे ही इसको थोड़ा हिंदी के हिसाब से देख लेते हैं। दिस स्टेंजा ऑफ ला बेल एडम्सन्स मर्सी इज रफली ट्रांसलेटेड, रफली ट्रांसलेट किया गया है, इसे थोड़ा समझिएगा। वो मिली मुझे खेतों में, परियों की सृष्टि पांखें थी, केश बड़े पद कोमल, बेरहम बहुत ही आंखें थी। अब यहां राइम ढूंढिएगा, पांखें और आंखें। पांखें में भी आपको आ और लास्ट में ख की ध्वनि, आंखें में भी आपको आ और ख की ध्वनि दोनों नजर आ रही हैं, साउंड सिमिलर हो रखे हैं। तो ये एक तरह से देखा जाता है राइम है हमारी कविता की। अब राइम अपन ने पढ़ा, मगर राइम स्कीम क्या है, इसी से ही सिंगल स्टेंजा का जवाब अपन को मिलने वाला है, अभी वो देखते हैं। Now it's a definition of a rhyme. Rhyme is repetition of same similar sounds in the two or more words. Rhyme है वो सेम और सिमिलर साउंड की जो ध्वनियां हैं, सेम ध्वनियां हैं, वो राइम में दिखती हैं। यूजुअली एट द एंड ऑफ लाइन्स इन पोएम, आमतौर पर पोएम के लास्ट की जो लाइनें हैं उनमें। यूजुअली यहां इसलिए लिखा गया है, कई बार पोएम में इंटरनल राइम भी होती है। इंटरनल लाइन जिसे अपन एक तरह से रदीफ कहते हैं उर्दू में, तो वो इंटरनल लाइन भी दिखती है, मगर वो चर्चा का अपना विषय नहीं है। अपन जो बात कर रहे हैं समझने के हिसाब से बेसिक चीजें कुछ एक समझ रहे हैं। तो राइम के अंदर लास्ट के जो शब्द हैं दो लाइनों के, उनकी ध्वनियां मिल रही हैं, तो उसे राइम कहा गया। अब सवाल आता है कि राइम स्कीम क्या है। राइम स्कीम में क्या देखने को मिल रहा है, राइम स्कीम को अपन बोलते हैं तुकबंदी, तुकबंदी या फिर काफिये की तरतीब, काफिये की तरतीब, तुकबंदी या काफिये की तरतीब। इस काफिये की तरतीब या तुकबंदी को अपन कैसे दिखाते हैं, कुछ अल्फाबेट्स से दिखाते हैं। जैसे एक ध्वनि जहां सिमिलर हुई ए, अगर दूसरी ध्वनि भी सिमिलर लग रही है तो उसको भी अपन ने ए कर दिया, अगर सिमिलर नहीं है तो बी तक चले जाएंगे। इसको थोड़ा सा इस स्कीम को समझते हैं क्या है। यहां आपके पास दो स्टेंजा हैं, फर्स्ट वन फर्स्ट स्टेंजा एंड द सेकंड स्टेंजा।
ये विलियम ब्लेक की पोएम है टाइगर, उससे लिया गया स्टेंजा है। अब यहां राइम स्कीम का जो पैटर्न है वो देखते हैं। यहां फर्स्ट लाइन है टाइगर टाइगर बर्निंग ब्राइट, एक ध्वनि ब्राइट आइट नाम से मिल रही है, इसे अपन ने ए से रिप्रेजेंट कर दिया है। इन द फॉरेस्ट ऑफ द नाइट, ब्राइट एंड नाइट अगेन सिमिलर है, इसे भी अपन ने ए से रिप्रेजेंट कर दिया है। वॉट इमॉर्टल हैंड और आई, अब देखो नाइट और ब्राइट की आई से ध्वनि अलग है, इसे अपन ने बी से दिखाया है। कुड फ्रेम दाई फेयरफुल सिमेट्री, आई वापस रिप्रेजेंट हो रही है, राइम ई की ध्वनि अपन को दिख रही है, तो वापस क्या है, ये बी स्कीम हो गई। तो इस स्टेंजा की ये जो क्वार्टेट है इसके अंदर राइम स्कीम क्या है, ए बी राइम स्कीम है। अब एक इंपॉर्टेंट बात आती है, वो ये है राइम स्कीम, हर स्टेंजा की अपनी राइम स्कीम होती है। जब स्टेंजा बदलेगा तब आप वापस से ए से शुरू करेंगे। अगर स्टेंजा नहीं बदल रहा है तो आप सी से शुरू कर सकते हैं, अगर शब्द उस हिसाब के आ रहे हैं तो। जैसे अगली वाली के अंदर अगला जो स्टेंजा है, इन वॉट डिस्टेंट डीप्स और स्काइज बर्न द फायर ऑफ दाइन आईज, स्काइज एंड आईज ये ए से रिप्रेजेंट किया, दोनों साउंड मिल रहे हैं, इसे भी ए से किया। ऑन वॉट विंग्स डेयर ही एस्पायर, वॉट द हैंड डेयर सीज द फायर, एस्पायर एंड फायर की ध्वनियां मिल रही हैं, साउंड सेम है, तो ए बी को रिप्रेजेंट हो रहा है। तो स्टेंजा बदला, वापस ए से शुरू किया, स्टेंजा नहीं बदला तो आप सी से शुरू कर सकते हैं। जैसे 4 लाइन अपन देखते हैं, कोई भी जैसे सेम स्टेंजा है, उस सेम स्टेंजा से एक चीज समझते हैं। सोनेट स्टेंजा आपको एक सिंगल नजर आता है, वो इस राइम स्कीम से आता है, वो अपन समझते हैं कैसे। फॉर एग्जाम्पल, आई एम राइटिंग डाउन फ्यू वर्ड्स, कुछ एक शब्द मैं यहां लिख रहा हूं, उनको देखिएगा। क्राई, हे, hey, then we have fry, then we have they, then we have more. अब इन 4 लाइन में अपन लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3, लाइन 4, लाइन 5, लाइन 6, लाइन 7, लाइन 8। अब मैंने फॉर एग्जांपल लिखा 0, अब मैंने लिखा शोर, अब मैंने 8th लाइन लिखी हीरो। तो अपने पास 8 लाइन है, 8 लाइन का एक सिंगल स्टेंजा है। पहली साउंड क्या दिख रहा है अपन को, क्राई, आई, डिप्थोंग है आई, ये इसे अपन ने ए मार्क कर दिया। दूसरी अपन को दिख रही है हे दिख रहा है, तो इसका साउंड ऊपर वाले से नहीं मिल रहा है, अपन ने इसे बी मार्क कर दिया है। तीसरा अपन देख रहे हैं फ्राई, ये क्राई और फ्राई सेम साउंड कर रहे हैं, इसे अपन ने वापस से ए मार्क कर दिया है। अगला अपन को दिख रहा है दे, हे, एक जैसे साउंड हैं, इसे वापस से बी मार्क किया, क्योंकि इन दोनों के साउंड एक जैसे नजर आ रहे हैं। अब आप कहेंगे 4 लाइनें का क्वार्टेट खत्म हो गया, 8 लाइन की पोएम है, तो अब अगले स्टेंजा में राइम फिर से शुरू करो। पर मैंने कहा कि ये 8 लाइन का एक ही स्टेंजा है, तो अब ए से नहीं शुरू होके अगली जो ध्वनि जैसा साउंड अपन को दिख रहा है उसी के हिसाब से रखेंगे। मूव, 0, 2 वर्ड हैं, इनमें मूव और 0 जैसा साउंड ऊपर वालों में कहीं नहीं दिख रहा है, तो इसे अपन ने सी मार्क कर दिया। अगली तरफ बढ़ते हैं, नाउ हियर इज 0, तो 0 के अंदर ऊपर कोई ऐसा साउंड नहीं दिख रहा, इसे अपन ने डी मार्क किया। अब लिख रहा है शोर, शोर और 0 का साउंड है वो एक जैसा, इसे वापस डी मार्क किया, और वापस हीरो का साउंड भी ऐसा ही है, उसे डी मार्क किया। अगर मूव की जगह कोई अपने पास दूसरा कोई शब्द होता तो वापस अपन सी मार्क कर लेते यहां पे। तो मेरे कहने का मतलब है सिंगल स्टेंजा की एक ही राइम है।
अब अपन को जवाब क्या मिला यहां पे, आप सोनेट उठा के देखिएगा, शेक्सपियरियन सोनेट देखिएगा, उसकी राइम स्कीम जी जी तक चल रही है कपलेट में। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है अगर राइम स्कीम एक ही चल रही है तो ये दिखा रहा है स्टेंजा वो एक ही है, स्टेंजा नहीं बदल रहा है। तो ये कुछ समझाने का तरीका था कि स्टेंजा एक क्यों है। अब आगे इसी को पढ़ने के लिए अब अपन वापस सोनेट की डेफिनेशन की तरफ बढ़ते हैं। सोनेट की डेफिनेशन थी अपनी नाउ इट्स आवर सोनेट डेफिनेशन। हमने सिंगल स्टेंजा की बात करी, हमने राइम और राइम स्कीम की बात करी। अब अपने पास क्या बच रहा है यहां पे, आयम्बिक पेंटामीटर। अब ये पेंटामीटर और ये भी आयम्बिक क्या चीज है, इसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं। फिर ये डेफिनेशन है, इसको भी अपन ने सोनेट की तरह रिजॉल्व कर लिया है, सॉल्व कर लिया है, जो भी कहें। मीटर को थोड़ा सा समझते हैं। यहां आपको एक चार्ट दिख रहा है, इस चार्ट के अंदर आपको फुट, सिलेबल, फिर उस मीटर का नाम, ये सब चीजें नजर आ रही हैं। हमारे सोनेट का नाम है, सोनेट में कहा गया है लाइनें हैं वो आयम्बिक पेंटामीटर में लिखी जाएंगी। तो सबसे पहले अपन देखते हैं मीटर क्या है। मीटर, इसे अपन छंद भी कहते हैं, उर्दू में इसे बहर कहते हैं। अब इसका काम क्या है ये थोड़ा सा समझ लेते हैं। राइम स्कीम अपन वर्टिकल देखते हैं, मीटर अपन हॉरिजॉन्टल देखते हैं। ये हॉरिजॉन्टल चलता है, राइम स्कीम है वो वर्टिकल चलती है। कैसे चलती है? मीटर का काम क्या है कि एक कविता की लाइन में, एक पोएटिक लाइन में रिदम क्या है। मीटर जनरली मेजर्स द रिदम ऑफ ए पोएटिकल लाइन, मेजर करता है किस चीज को, कविता की पंक्ति की लय को, ताल को मेजर करता है। जो भी रोमांस लैंग्वेजेस हैं, इंग्लिश इज अ रोमांस लैंग्वेज, इंग्लिश, फ्रेंच, पोर्चुगीज, इन भाषाओं में मीटर को नापने के लिए सिलेबल का प्रयोग किया जाता है। वो क्या चीज है उसको थोड़ा सा एक बार अपन देख लेते हैं, फिर ये मीटर अपना क्लियर हो जाएगा। मीटर शब्दों में वजन कितना है, वो वजन उस कविता को, उस पोइट्री को लय, ताल कैसे दे पा रहे हैं, यही मीटर होता है। तो मीटर को मापने का पैमाना, मीटर क्या करता है, रिदम मापता है कविता की। रिदम किससे मापी जाती है? रोमांस लैंग्वेजेस में खासकर सिलेबल से। सिलेबल की भी समझने के लिए कुछ टेक्निकलिटी होती है, मगर हम उसमें नहीं जाएंगे। हमें सिर्फ इतना ध्यान रखना है, सिलेबल को आप कह सकते हैं आपका स्वर। वैसे सिलेबल भी स्वर और व्यंजन का ही समूह है, व्यंजन हो या ना हो स्वर तो होगा ही होगा सिलेबल में, तो इसे स्वर मान सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं बताऊं, आप जब भी कोई रियलिटी शो देखते हैं, सिंगिंग रियलिटी शो, तो वहां क्या जिक्र होता है कि आप सुर में नहीं हैं। सुर ही आपका ये वाल साउंड है। जब भी अपनी भाषाएं बनी, डेवलप हुई, तो स्वर एक कोमल और सॉफ्ट चीज मानी जाती है, हार्श चीज को निग्लेक्ट किया जाता है। तो गाना, लिखना, यहां कोमलता, यहां नाजुकपन है, यहां सॉफ्ट चीजें हैं, उन पे कंसिडर किया जाता है। तो सिलेबल को ढूंढा जाता है, सिलेबल में स्वर को ढूंढा जाता है खासकर, और स्वर के अंदर कौन सा स्वर वजन लेके रखा है, कौन सा स्ट्रेस्ड है, कौन सा अनस्ट्रेस्ड है, इनको देखा जाता है। तो कैसे देखा जाता है मैं आपको बताता हूं थोड़ा सा इसके बारे में। जितना हम इस चीज को समझ लेंगे, हमें डेफिनेशन उतनी ही अच्छे से समझ में आ जाएगी। सबसे पहले कोई भी पोएटिक लाइन देखी जाए, उसमें सिलेबल ढूंढना है। सिलेबल का मतलब स्वर ढूंढना है, वाल साउंड ढूंढना है। कैसे ढूंढा जाएगा? फॉर एग्जाम्पल, ये यहां लाइन है, इसके अंदर हमें 2 वाल साउंड मिले हैं, 1
एंड टू, दो वाल साउंड मिले। तो अब दोनों वाल साउंड ढूंढने के बाद हमें क्या देखना है कि इसके अंदर कौन सा स्ट्रेस्ड है, कौन सा अनस्ट्रेस्ड है, कौन से स्वर पे वजन ज्यादा है और कौन से स्वर पे वजन कम है। स्ट्रेस्ड को अपन ऐसे दिखाते हैं और अनस्ट्रेस्ड को अपन इस उल्टे इस तरह से यू से दिखाते हैं। तो अपने पास क्या हुआ, दो स्वर का, दो वाल साउंड का एक समूह बन गया, एक गुच्छा बन गया, जिसे कहा जाता है फूट। तो एक कविता की ऐसी लाइन जिसमें दो सिलेबल हैं, तो उसका मतलब है वो एक फूट है उसमें, और उसे कहा जाता है मोनोमीटर। एक कविता की लाइन जिसके अंदर दो सिलेबल है, मतलब एक फूट, दो सिलेबल से मिलके एक फूट बनता है, और सिलेबल स्ट्रेस अनस्ट्रेस इस तरीके के होते हैं। अगर सिलेबल में 2 फीट हैं तो वहां 4 सिलेबल होंगे, 3 फीट हैं तो वहां 6 सिलेबल होंगे। अपने पास है 5 फीट सोनेट में, 5 फीट हैं तो यानी 10 सिलेबल हुए। इसको अपन एक पोइट्री की लाइन के जरिए समझते हैं। जैसे अपने सिलेबस में मिल्टन का ऑन हिज ब्लाइंडनेस है, उसकी ही पहली लाइन से देखने की कोशिश करते हैं। When I consider how my light is spent, ये मिल्टन की एक लाइन है। तो मैंने कहा सबसे पहले अपन इसके अंदर सिलेबल ढूंढेंगे मीटर का पता करने के लिए, क्योंकि जो भी रोमांस लैंग्वेज है उसमें सिलेबल से ही मीटर का पता लगाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल वेन में एक व का साउंड दिख रहा है, तो यहां अपने पास एक सिलेबल हुआ। आई के अंदर डिप्थोंग नजर आ रहा है, एक सिलेबल हुआ। कंसीडर के अंदर ए ई की ध्वनि, ये ई है, इस ई की ध्वनि, ए की ध्वनि, तो वाल साउंड है वो 3 दिख रहे हैं, ए ई और ए वापस, तो यहां 3 सिलेबल हो गए, 3 वाल साउंड 3 सिलेबल। हाउ वापस डिप्थोंग है, एक सिलेबल नजर आया। माई वापस एक सिलेबल नजर आया। लाइट आई एक सिलेबल, इज ई एक सिलेबल, स्पेंट ए एक सिलेबल। अब इन सिलेबल को काउंट कीजिएगा, 1 2 3 यहां है, 5 हो गए, 6 7 8 9 10। तो इस लाइन में अपने पास 10 सिलेबल हैं। अब मैंने ये कहा था 10 सिलेबल हैं, तो 10 सिलेबस आपस में एक गुच्छा बना है, उसमें आधे स्ट्रेस्ड हैं, आधे अनस्ट्रेस्ड हैं। आधे स्ट्रेस्ड अनस्ट्रेस्ड, तो 5 स्ट्रेस्ड हैं और 5 अनस्ट्रेस्ड, 5 स्ट्रेस्ड सिलेबल हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, अनस्ट्रेस्ड और स्ट्रेस मिलके 2 एक गुच्छा बनाएंगे, तो 10 तो सिलेबल हुए, और फीट कितने हुए, 5, क्योंकि 2 सिलेबल से मिलके एक फीट बनता है, तो फीट 5 हुए, सिलेबल 10 हुए। तो 10 सिलेबल होने की वजह से सोनेट को डेका सिलेबिक लाइंस भी कहा जा सकता है। यहां आप डेका सिलेबिक लाइंस भी सोनेट में, ये आयम्बिक पेंटामीटर की जगह आयम्बिक डेका सिलेबिक लाइन भी यूज कर सकते हैं, या कभी परीक्षा में ऐसी कोई जिक्र आए तो। अब ये तो बात हुई पेंटामीटर की, मीटर पता चला, पेंटामीटर होता है। अब सवाल है आयम्बिक क्या होता है। जैसा लिखा गया है सोनेट में आयम्बिक पेंटामीटर, ये आयम्बिक क्या चीज है। आयम्बिक है शब्द सिलेबल के स्वर के वाल साउंड के वजन के ऊपर। फॉर एग्जाम्पल पहला व साउंड है, ये अनस्ट्रेस्ड है, उसके बाद आई है, ये स्ट्रेस्ड है। कंसीडर में पहला कन है, अनस्ट्रेस्ड है, ई है, स्ट्रेस्ड है, ड ये ए का साउंड है, ये अनस्ट्रेस्ड है। तो ऐसे स्ट्रेस्ड अनस्ट्रेस्ड, अनस्ट्रेस्ड स्ट्रेस्ड, अनस्ट्रेस्ड स्ट्रेस्ड, इस तरह से कविता की लय चल रही है। तो अनस्ट्रेस्ड से जब स्ट्रेस की तरफ कोई स्वर बढ़ता है, कोई सिलेबल दिखता है, तो उसे बोलते हैं आयम्बिक। और वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर मीटर है ये इंग्लिश लिटरेचर का, अंग्रेजी जबान में जो भी साहित्य लिखा जाता है उसका ये पॉपुलर मीटर है। अब इसकी लय कैसे चलती है, इसकी लय चलती है डा डम डा डम डा डम डा डम।
पहला जो अनस्ट्रेस है उसको हल्का रखा जाता है, स्ट्रेस है उस पर थोड़ा उसे खींचा जाता है, वो स्ट्रेस्ड है थोड़ा, उस पर जोर दिया जाता है, उसमें वजन है। व्हेन, अब ये व्हेन है सॉफ्टली बोला जाएगा, व्हेन आई। अगला अनस्ट्रेस्ड है कंसीडर हाउ माई सॉफ्ट लाइट इज सॉफ्ट स्पेंड, इसको हार्ड बोला जाए। तो अनस्ट्रेस से स्ट्रेस की तरफ बढ़ते हैं, ये आयम्बिक है। और यही सिलेबल का पूरा जो मीटर को समझने का एक तरीका था, अपन ने देखा इसको। मीटर बहर है, मीटर छंद है, मीटर वजन है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन जो कविता की लाइन है उसके अंदर। अब मुझे लगता है उस डेफिनेशन में कोई समस्या नहीं होगी जो अपन देख रहे थे, और वो अपनी डेफिनेशन है वो ये है, sonnet is a lyric poem consisting of 14 lines of a single stanza of iambic pentameter linked by an intricate rhyme scheme। एक इंट्रिकेट राइम स्कीम से जुड़ी हुई सोनेट है, 14 लाइन की, एक स्टेंजा सिंगल स्टेंजा में लिखी हुई, आयम्बिक पेंटामीटर में लिखी हुई एक लाइन है। इस आयम्बिक पेंटामीटर की जगह अपन डेका सिलिबिक भी लिख सकते हैं, आयम्बिक डेका सिलिबिक भी यहां काम में आ जाएगा, क्योंकि जो अपन ने तरीका देखा है वो इस हिसाब से सोनेट की डेफिनेशन प्रूव होती। अब इस सोनेट के बारे में कुछ एक्स्ट्रा जानकारी है, कुछ परीक्षा के हिसाब से रटने के तरीके से, वो आप देख लीजिए, उन पे भी बात कर लेते हैं। सोनेट है वो गायकोमो दी लेंटिनी, इसका ओरिजिन कहां से होता है इसको थोड़ा समझते हैं। सोनेट है, ये वर्ड इटली के सोनेटो से आया है, इटालियन लैंग्वेज के सोनेटो से। सोनेटो का मतलब होता है लिटिल सॉन्ग, लिटिल सॉन्ग। और इसका जो इन्वेंशन का श्रेय जाता है वो है याकोमो दी लेंतिनी। याकोमो दी लेंतिनी नाम से एक इंसान है, इनको कहीं ना कहीं सोनेट के इन्वेंशन का एक तरह से श्रेय जाता है। इसको पॉपुलराइज इटली में किसने किया, उनका नाम था पेट्रार्क। और पेट्रार्क ने अपनी बिलविड के लिए सोनेट लिखे जिनका नाम था सारा, और सारा के लिए कुछ एक स्ट्रक्चर में सोनेट लिखे, उसको पेट्रार्कन स्ट्रक्चर या पेट्रार्कन राइम स्कीम बोलते हैं सोनेट की। वो क्या है, 14 लाइन आयम्बिक पेंटामीटर में लिखा गया एक स्ट्रक्चर है इनकी सोनेट का। और इनकी ऑक्टेव की जो पहली 8 लाइन है उनकी राइम स्कीम क्या है, ए बी बी ए 8 लाइन, और जो सेस्टेट है वो सी डी ई। इस सी डी ई में कई बार वेरिएशन भी होते हैं। वेरिएशन किस तरह के, सी डी सी और डी सी डी, फिर सी डी डी और सी ई, इस तरह के वेरिएशन भी देखने को सोनेट के अंदर मिलते हैं। पेट्रार्कन सोनेट की राइम स्कीम है। परीक्षा में आने वाले सवाल जो मेजर हैं वो क्या है, डेफिनेशन से सवाल पूछे जा सकते हैं, उसके बाद राइम स्कीम से सवाल हो सकते हैं, उसके एग्जिस्टेंस में आने के लिए प्राइमरी फिगर कौन कौन से हैं उन पे सवाल हो सकते हैं। अब ये पेट्रार्कन सोनेट है। अब मैंने कहा कि रेनेसो में ये ब्रिटिश इंग्लिश के अंदर एलिजाबेथन एज में बहुत पॉपुलर हो रहा है। रीजन मैंने रेनेसो और रेनेसो पीरियड के बताए आपको। अब उसी पीरियड की एलिजाबेथन एज है। एलिजाबेथन एज में इसे इंग्लैंड में इंट्रोड्यूस कौन कर रहा है, सर थॉमस वाइट नाम से एक इंसान है 16th सेंचुरी में, वो लेके आ रहे हैं सोनेट को, इंट्रोड्यूस कर रहे हैं इंग्लिश में, इंग्लिश लिटरेचर में, इंग्लैंड में। और इसे मॉडिफाई किसने किया, सर हेनरी हावर्ड अर्ल ऑफ सरे नाम से एक आदमी है, अर्ल ऑफ सरे ने इसे मॉडिफाई किया। जो इंग्लिश सोनेट की राइम है वो अर्ल ऑफ सरे की दिखती है, और इंट्रोड्यूस कर रहे हैं थॉमस यार्ड कर रहे हैं। अब इसके अंदर ऑक्टेव और सेस्टेट को अपन समझा है अपन ने पहले कि थॉट सिंगल है, जो भी पोएट है, जो भी सोनेटियर है, उसका मूड बदलता है। जैसे मैंने बताया ब्लाइंडनेस पे बात कर रहे हैं, फिर वो उससे नाखुश है, मगर एट द एंड ही इज सेइंग
इज विद गॉड बिकॉज ही हैज पेशेंस एंड फेथ। वो भगवान के साथ हैं और भगवान उनको पसंद करता है जिनके पास पेशेंस और फेथ है। ये अपने पास इटालियन सोनेट पेट्रार्कन सोनेट की बात थी। इस पेट्रार्कन सोनेट से आगे बढ़ते हैं अपन। आगे अपन को दिख रहा है इंग्लिश सोनेट या शेक्सपियरियन सोनेट। इस सोनेट की क्या खास बात है? उस जो पेट्रार्कन सोनेट है उसमें 8 और 6 लाइन की बातें हैं, ऑक्टेव है और सेस्टेट है। यहां स्ट्रक्चर क्या है अपने पास? इस सोनेट के अंदर स्ट्रक्चर है 4 लाइन का एक क्वाट्रेन है, 4 लाइन के 3 क्वाट्रेन है प्लस एक कपलेट है। 4 लाइन का एक क्वाट्रेन है, एक कपलेट है। 4 लाइन के क्वाट्रेन, एक कपलेट है। 3 क्वाट्रेन प्लस कपलेट, इसे इंग्लिश और शेक्सपियरियन सोनेट कहते हैं। इसकी राइम स्कीम आपको यहां दिख रही है, ए बी ए बी, सी डी, ई एफ, जी जी। इसी की मैं बात कर रहा था। अगर ये सिंगल स्टेंजा नहीं होता तो जी तक राइम स्कीम नहीं पहुंचती। फीचर है इसका एपिग्रामेटिक टर्न इन द कपलेट। लास्ट में 2 लाइन में एपिग्रामेटिक टर्न देखने को मिलता है। एपिग्राम से वर्ड एपिग्रामेटिक आया है। एपिग्राम का मतलब होता है ए विटी रिमार्क, एक विटी, एक दिमाग वाला, एक ऐसी मैच्योर सा एक स्टेटमेंट जिसको सुन के आपको हंसी भी आती है और आपको अगले की इंटेलेक्ट भी दिखती है। जैसे इस विट का यूज करने में अपने पास विक्टोरियन एज के एंड में बहुत सारे जैसे प्ले राइट हैं वो विट के लिए जाने जाते हैं और विट वहां उनके वर्क में दिखती है। तो यहां एपिग्रामेटिक टर्न है, उसकी बात है। एपिग्रामेटिक टर्न कैसे है? जैसे 4 लाइन की जो 12 लाइन है उसमें पोएट बात कर रहा है, वो कह रहा है कि his beloved is, he is comparing his beloved to all the seasons, but at the end he says कि मेरी पोइट्री की वजह से you are beautiful। तो ये टर्न मिल गया। पहले तो उनकी तारीफ हो रही है, फिर कह रहा है नहीं, मेरी कविताओं की वजह से आप खूबसूरत है। तो ये एक क्या है? एपिग्रामेटिक टर्न है। ये पिछले पेट्रार्कन सोनेट में भी ऐसा कुछ दिखता है, जिसे क्या कहा जाता है? जिसे वोल्टा कहते हैं। वोल्टा या टर्न के नाम से जाना जाता है। 8 लाइन ऑक्टेव की और 6 लाइन सेस्टेट की, इनके बीच में वोल्टा है, यानी कि 9th लाइन है वो वोल्टा से शुरू होगी। तो ये क्या है? वोल्टा टर्न के बारे में जिक्र। ये पेट्रार्कन सोनेट में है और शेक्सपियरियन सोनेट में अपने पास क्या है? एपिग्रामेटिक टर्न नजर आ रहा है। आगे अपने पास कुछ एक सोनेट के वेरिएशन दिखते हैं। वो वेरिएशन क्या है? स्पेशल वेरिएंट्स हैं सोनेट के। जॉर्ज मेरेडिथ नाम से एक सोनेटियर हुए हैं और मेरेडिथ की खास बात क्या है? इनके सोनेट हैं वो 14 लाइन के नहीं हैं, वो 16 लाइन के हैं। इनका एक कलेक्शन है सोनेट का, सोनेट सीक्वेंस मॉडर्न लव नाम से। 16 लाइन सोनेट हैं, ट्रेडिशनल 14 लाइन के सोनेट नहीं हैं। अबाउट ए ब्रोकन मैरिज, अब अपनी कोई ब्रोकन मैरिज, शादी का पर्सनल कोई बात करते नजर आ रहे। जी.एम. हॉपकिंस, इनका कर्टल सोनेट माना जाता है। 10.5 लाइन्स इनके सोनेट में अपन को दिखती हैं। एग्जाम्पल है पाइड ब्यूटी नाम से इनका एक सोनेट है। हॉपकिंस का ही एक ऐसा कॉडेड सोनेट भी है। कॉडेड सोनेट क्या है? इसमें एक कोडा और एक एक्सटेंडेड टेल होती है जो 14 लाइन से ज्यादा हो दिखती है और उस सोनेट को 24 लाइन का माना जाता है। 10 हैं उसके टेल पीस हैं, बाकी 14 लाइन हैं, उसमें 10 ऐड करी 24 हुआ। द नेचर इज ए हेराक्लिथियन फायर नाम से इनकी एक पोएम है, सोनेट है, वो कॉडेड सोनेट का एग्जाम्पल है। मेरेडिथ के सोनेट को अपन स्ट्रेच्ड सोनेट भी कह सकते हैं, मगर यहां अपन को दिया है 16 लाइन की पोएम। जो लाइन है वो इनके सोनेट में अपन को दिख रही है। अगला जो
इसके अंदर सोनेट सीक्वेंसेस हैं, कई बार इनसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इन सीक्वेंस को आपको ध्यान रखना है। मेजर सोनेट सीक्वेंस है, इनकी क्रोनोलॉजी है। सिडनी है, उनका एस्ट्रोफल एंड स्टेला है। 108 सोनेट हैं इसमें, और इनकी बिलविड है पेनेलोप डी क्रूज नाम से, डेवरेक्स नाम से, सॉरी पेनेलोप डेवरेक्स नाम से इनकी बिलविड का नाम है। स्पेंसर है जिन्होंने एमोरेटे लिखा 1595 में। एलिजाबेथ बोयल इनकी एक बिलविड है, इसमें 89 सोनेट्स हैं। शेक्सपियर के सोनेट 1609 में आ रहे हैं, 154 सोनेट्स हैं। फेयर यूथ और डार्क लेडी के लिए इनके सोनेट दिखते हैं, जिनको इन्होंने सोनेट डेडिकेट किए। डन के होली सोनेट्स हैं, 1633 में डन के सोनेट आ रहे हैं, और ये रिलीजियस थीम्स पे हैं। पहले वाले सीन हैं, पहले वाले जो भी सोनेट दिख रहे हैं वो इंसान का इंसान से प्यार की कहीं बात है। डन थोड़ा सा अलग हट रहे हैं, डन रिलीजन की तरफ बढ़ रहे हैं, रिलीजियस सोनेट उनके सोनेट को जाना जाता है। वर्ड्सवर्थ का ये सोनेट रिवर डडन नाम से 1820 में दिख रहा है। E.B. ब्राउनिंग, एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग का सोनेट फ्रॉम द पोर्चुगीज 1850s में आ रहा है, 44 सोनेट हैं, और डेडिकेट किसे किया गया है? रॉबर्ट ब्राउनिंग को। डीजी रजेटी नाम से एक सोनेटियर हैं, इनका हाउस ऑफ लाइफ नाम से 1870 से 1881 तक 101 सोनेट का एक सीक्वेंस दिख रहा है। तो ये सोनेट सीक्वेंस हैं, इनको आप ध्यान में रख सकते हैं। पीछे अपन ने जो भी क्लास में पढ़ा उसको आप देखिएगा, इसके बारे में हमने कुछ एक क्वेश्चन शेयर किए थे, वो इन्हीं से मिलजुल के बने थे, इसी स्लाइड से। ठीक है, शुक्रिया। आगे इसी क्लास के लिए ऐसे कोई हुआ तो मिलते रहेंगे।